स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूएनएससी के अंदर एक रेजोल्यूशन है जिसको प्रपोज किया गया, जिसका मेन मोटिव यही है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जो सिविलियन कम्युनिटी है उसको वहाँ पे टारगेट ना किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेंस हुआ है उसको स्टॉप करना है, तो उसी के रिगार्डिंग में एक रेजोल्यूशन है जिसको प्रपोज किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। स्टूडेंट्स, गाजा स्ट्रिप के बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में। तो आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है, जो सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है, वहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है। और गाजा स्ट्रिप के अंदर जो डोमिनेशन है एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, ये जो गाजा स्ट्रिप है ये अपना एरिया शेयर करता है इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है उसके साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। इसराइल के द्वारा जो सनाई पेनिनसुला है उसको अनेक्स किया गया था 6 डे वॉर के समय में। लेटर फेज में जो डेविड कैंप का जो समय है उस समय में उसको रिटर्न किया गया इजिप्ट को वापस से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस रेजोल्यूशन के बारे में, तो आप देखिए कि हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया, वहाँ पे काफ़ी ऐसे सिविलियन पर्सनस हैं जिनको होस्टेज है वो बना दिया गया था हमास के द्वारा, तो उन्हीं को यहाँ पे रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में इजराइल के द्वारा जो काउंटर अटैक किया गया है हमास के इस डोमिनेटेड एरिया गाजा स्ट्रिप के अंदर में, वहाँ पे जो सिविलियन कम्युनिटी है उनको भी डिपोर्ट किया गया था नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न पार्ट के रिगार्डिंग में। अगर हम इस रेजोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक माल्टा नाम का एक कंट्री है उसके द्वारा इस रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया है। माल्टा नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा इस रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया। तो आपको सबसे पहले जो माल्टा नाम का जो कंट्री है उसका लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है इस माल्टा नाम का जो कंट्री है उसके आसपास का जो लोकेशन है उसके बारे में। आप देखिए कि हमने जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्दर्न पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि जो लीबिया है वो सिचुएटेड है। लीबिया के अंदर में एक सिटी हुआ करती थी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, सिटी का नाम है धरना। सिटी के अंदर आप देखें कि फ्लड की वजह से वो सिटी न्यूज के अंदर में थी, और यहाँ पे जो सी का जो एरिया है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, मेडिटेरियन सी के नाम से। और यहाँ पे सपोज करना कि इजराइल यहाँ पे सिचुएटेड है मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे। आप देखिए कि 2022 का जो प्रीलिम्स है, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी है उसको किस नाम से जानते हैं, उसी के रिगार्ड में एक जोग्राफिकल लोकेशन का क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो इटली है, इटली का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे एक माल्टा नाम का जो आइलैंड कंट्री है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे हमने एक स्मॉल आइलैंड के बारे में भी डिस्कस किया था रिफ्यूजी क्राइसिस के रिगार्डिंग में, जिसमें इटली का मेन टारगेट है कि वहाँ पे जो रिफ्यूजी जो पर्सनस आए हैं नॉर्दर्न अफ्रीका से रिगार्डिंग में, जो यहाँ पे लीबिया के एरिया से जो यहाँ पे एंटर किए हैं उनको भी डिपोर्ट किया जाए। तो माल्टा के पास एक आइलैंड सिचुएटेड है जिसको हम जानते हैं लैम्पेडूसा के नाम से, लैम्पेडूसा उस आइलैंड का नाम है। तो वहाँ पे डिपोर्ट करने की बात की गई। यहाँ पे जो माल्टा है वो सिचुएटेड है मेडिटेरियन सी का ये एरिया है। मेडिटेरियन सी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेडिटेरियन सी के आसपास के जो कंट्रीज है वहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट है वो डेवलप हुआ है। मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि विंटर के अंदर जो रेनफॉल है, विंटर के अंदर जो रेनफॉल है वो आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर देखने के लिए मिलती है। लॉन्ग समर होती हैं। लिक्कर इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो हुआ है वहाँ पे। मेडिटेरियन सी के आसपास के एरिया में अलग अलग टाइप की जो विंड्स हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि चिनूक नाम की भी एक विंड है जो कहाँ से कहाँ के लिए फ्लो करती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर में या जोग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में आप इसको रीड करोगे कि कहाँ पे जो विंड है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द माल्टा, जिसके द्वारा यूएनएससी के अंदर जो रिजोल्यूशन है वो प्रपोज किया गया। आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम डिफेंस फोर्सेज के वॉरफेयर के बारे में बात करें तो डिफेंस फोर्सेज के वॉरफेयर के समय भी जो सिविलियन कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाता है। उसके रिगार्डिंग में कन्वेंशन आपको देखने के लिए मिलता है। कन्वेंशन का नाम है जिनेवा कन्वेंशन। अभी हमारी जो डिफेंस फोर्सेज के द्वारा एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट उद्भव है। प्रोजेक्ट उद्भव क्या था कि हमारे यहाँ पे एंशिएंट समय में वॉरफेयर का जो टेक्निक है, जो कोडिफिकेशन है, उसके रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर में। तो इंडिया का जो इंडियन आर्मी है उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव।
उद्भव का मेन टारगेट ये है कि इंडिजीनियस जो हमारे यहाँ पे राइटिंग्स हैं, इंडिजीनियस जो बुक्स हैं, उनके अंदर में बेसिकली मेंशन किया गया है जिनेवा जो कोड है, एथिकल जो बिहेवियर को शो करना है वॉरफेयर टेक्निक के समय में, तो कौन सी बुक के अंदर मेंशन किया गया है उसके बारे में आप बताना। स्ट्रेटजिक जो रिलेशंस है जिनके बारे में, जैसे चाणक्य का जो बुक था, चाणक्य का जो किताब है उसके अंदर में मेंशन किया गया था। तो 2-3 बुक्स है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट उद्भव के अंदर में। ये ऑलरेडी मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी शेयर किया है आपको, इसके रिगार्डिंग में जो बुक्स हैं जो मेंशन की गई थी इंडियन आर्मी का जो प्रोजेक्ट उद्भव है। तो जिनेवा कन्वेंशन क्या है कि सिविलियन कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाएगा वॉरफेयर के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएसए एंड चाइना का जो रिलेशंस है उनका रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में है। क्या अभी देखिए कि एपीईसी का जो मीटिंग है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, एपीईसी का जो मीटिंग है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। एपीईसी का जो इस्टेब्लिशमेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1989 के समय किया गया था। यूएस के द्वारा इंडिया को भी इसके अंदर मेंबर बनाने के रिगार्डिंग में एक रेजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया था 2018-19 के समय में। बट उस समय चाइना के द्वारा इसको ब्लॉक किया गया कि इंडिया का जो लोकेशन है ना होने की वजह से एपीएससी का एरिया के अंडर में। तो अभी यहाँ पे एपीएससी की जो मीटिंग है उसी के साइडलाइन में यूएस एंड चाइना है, अपना जो रिलेशंस है उनको रीस्टोर करने की रिगार्डिंग में जो डिस्कस है वो किया गया है। यहाँ पे चाइना के द्वारा प्रोमिस भी किया गया कि चाइना के द्वारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से काफ़ी उसका मिसयूज है वो यूएस के अंदर देखने के लिए मिलता है। प्रोडक्ट को हम फेंटेनाइल के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट को हम फेंटेनाइल के नाम से जानते हैं। इसका जो मिसयूज है वो देखने के लिए मिलता है यूएस के अंदर में। तो इसका जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने की बात की गई है। बट आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा चाइना के जो यहाँ पे पॉलिटिकल हेड है उनको एक डिक्टेटर है उसका स्टेटस दिया गया। ताइवान स्टिल एक कन्फ्लिक्ट जोन है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। ताइवान का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। जो कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के रिगार्डिंग में जो कन्वेंशन है चाइना के द्वारा जो मैप रिलीज किया गया था लास्ट मंथ के अंदर में, जिसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज है, साउथ चाइना सी का जो एरिया है उसको कम्प्लीटली अपने कंट्रोल के अंदर दिखाया। तो उस समय में हमने साउथ चाइना सी का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में जो आइलैंड्स है उनको डिस्कस किया था कि कहाँ पे जो स्कोरबोर आइलैंड है वो सिचुएटेड है, कहाँ पे स्पार्टली आइलैंड है वो सिचुएटेड है। तो आपको जो चाइना का जो लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव में आपको पता होना चाहिए कि ताइवान यहाँ पे सिचुएटेड है या यहाँ पे सिचुएटेड है। तो कहाँ पे ताइवान सिचुएटेड है, ताइवान किसका जो यहाँ पे कॉलोनी हुआ करता था, चाइना को कब किसके द्वारा दिया गया है, तो उन सभी का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो न्यूज़ पोर्टल था एक न्यूज़ क्लिक, उसके जो बेसिकली जो फाउंडर पर्सन्स हैं, जो उसके जर्नलिस्ट हैं, उनको यहाँ पे ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया था। कुछ को क्वेश्चन भी किया गया था ईडी के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। तो आप देखिए कि प्रेस फ्रीडम के रिगार्डिंग में भी वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रेज किए गए थे कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा में, ऐसे जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो प्रेस का जो फ्रीडम है उसको सप्रेस करने का जो क्वेश्चन है वो रेज किए गए थे काफ़ी कुछ लोगों के द्वारा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एज ए एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 के समय में। लेटर फेज में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में इसको यहाँ पे रीचेंज किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूज़ क्लिक के बारे में, तो बेसिकली वो पोर्टल है, वहाँ पे फंडिंग के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो रेज किए गए हैं। उसी के एक पर्सन है जिसको यहाँ पे बेसिकली सम्मन किया गया है। एफसीआरए के अंदर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका वायलेशन देखा गया है यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। अगर हम एफसीआरए के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको समय समय पे इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी अमेंड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में वोटिंग के रिगार्डिंग में है, तो ये बेसिकली जो पोलिंग पार्टी से रिलेटेड जो पर्सनस है, अपना जो ईवीएम मशीन एंड जो भी वोटिंग के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं उनको लेके अपने जो पोलिंग बूथ है उसके लिए जा रहे हैं, तो उसको यहाँ पे शो किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको जो इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने सी विजिल पोर्टल के बारे में भी एक बार डिस्कस किया था कि सिटीजन्स का विजिलेंस है, कभी भी आपको लगे कि आपका जो कैंडिडेट है इलेक्शन प्रोसेस के दौरान उसके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया गया है, तो आप इस पोर्टल के ऊपर जाके रजिस्टर है वो कर सकते हो। कोई भी आपका जो यहाँ पे बेसिकली एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन आपको देखने के लिए मिला है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्वीप पोर्टल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करोगे या स्टेट पीसीएस का,
तो आपको जो स्वीप का जो प्रोसेस है, जिसका मेन मोटिव यही है कि इलेक्टोरल्स का जो पार्टिसिपेशन है, जो हमारे वोटर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, उनको कैसे वोटिंग करना है। तो जस्ट बिफोर द इलेक्शन ये जो स्वीप के जो प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को कंडक्ट कराने वाले जो ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो ये इसका मेन मोटिव यही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा जो फेयर प्लेइंग फील्ड है, जो फेयर प्लेइंग फील्ड है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फेयर प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में इसको अडॉप्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इनिशियल फेज में पार्टीज के द्वारा, जो केरल के अंदर इलेक्शन हुए 1960 के समय, पार्टीज के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया कि सभी पार्टीज एक प्रोसेस को यूज करेंगे, पैसे का यूज नहीं करेंगे, जो मनी है उसका यूज नहीं करेंगे वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें वोटिंग का, वोटिंग के बिफोर जो 48 आवर्स हैं या 24 आवर्स हैं, उससे पहले जो यहाँ पे कैंपेन है वो स्टॉप कर दिया जाएगा। लास्ट डे जो है जस्ट बिफोर द वोटिंग का जो दिन है, उस दिन डोर टू डोर जो कैंपेन है वो किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप देखिए कि जो बूथ बूथ जो होती है जहाँ पे आपको वोट करना होता है, तो उसका जो हेड करने वाले जो पर्सन है उनको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसके अंदर अलग अलग जो बूथ है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो इस कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो हेड किया जाता है, जिसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, उसको हम रिटर्निंग ऑफिसर के रूप से जानते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शन। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, ईवीएम मशीन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या ईवीएम मशीन जो है बाहर का जो वाईफाई है उससे कनेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या ईवीएम मशीन को रिमोट एरिया के अंदर भी इसको वहाँ पे इलेक्शंस है उनको कंडक्ट करवाया जा सकता है या नहीं, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ये टॉपिक्स हैं वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देखिए कि गवर्नर का जो पोस्ट है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल पोस्ट है, प्रेजेंट समय में पोस्ट है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। उसी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किए थे, चाहे वो पंजाब हो या सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अप्रोच किए थे गवर्नर का जो यहाँ पे डिले करना, किसी भी जो रिजोल्यूशन है, किसी भी बिल के अगेंस्ट में साइन ना करना, उनको डिले करने के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि तमिलनाडु की असेंबली के द्वारा जितने भी बिल्स यहाँ पे गवर्नर के द्वारा रिटर्न किए गए हैं वापस से असेंबली को, उन्हीं को अडॉप्ट करने के रिगार्डिंग में एक स्पेशल सेशन है उसको बुलाया गया है, जिसके अंदर उन सभी बिल्स को यहाँ पे दोबारा से सेंड किया जाएगा गवर्नर को। आप देखिए जिसके अंदर एक नीट का बिल भी है। नीट क्या है? बेसिकली नीट आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, तो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल सेक्टर के रिगार्डिंग में, मेडिकल जो कॉलेज हैं उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग में। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे तमिलनाडु का मेनली प्रपोजेशन ये था, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को भी प्रपोज किया था कि हमारा अलग से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाए यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें, एक जो बिल है वो रिगार्डिंग में है कि जो स्टेट के द्वारा जो चलाई जाने वाली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में जो चांसलर का जो पोस्ट है जो गवर्नर का देखने के लिए मिलता है, तो गवर्नर का यहाँ पे जो पोस्ट है उसको रिमूव करने का रिगार्डिंग में एक बिल है, जिसको यहाँ पे साइन नहीं किया गया वहाँ के गवर्नर के द्वारा। इसके अलावा आपको गवर्नर के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 200 है, 200 के अंदर गवर्नर के द्वारा पावर है उस बिल को असेंट देने का। आर्टिकल 201 है जिसके अंदर गवर्नर के द्वारा बिल को रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, एयर क्वालिटी का जो डिक्लाइन है उसके रिगार्डिंग में हमारा ये सिटी कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर स्टेबल बर्निंग है। इसके अलावा हमारे कमीशन ऑन एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, स्मोक टावर्स हैं, काफ़ी कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं दिल्ली के रिगार्डिंग में हमेशा। तो आपको बेसिकली यहाँ पता होना चाहिए कि वहाँ बताया गया है कि दिल्ली कम्प्लीट एज ए गैस चैम्बर के रूप में डेवलप हो चुका है। वहाँ पे जो एयर क्वालिटी का जो सिचुएशन है कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी जो एक्शंस हैं उनको लेने का समय है नहीं। यहाँ पे हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर जो पोल्यूशंस हैं वो उसका लेवल है वो इंक्रीज होगा। उसके रिगार्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं हमारे अर्बन एरियाज़ में, जो यहाँ पे डस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में जो डिक्लाइन हुआ है दिल्ली के अंदर में। स्टेबल बर्निंग, उन सभी के बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। क्यों वहाँ पे जो फार्मर्स के द्वारा स्टेबल बर्निंग है वो की जाती है,
जल्दी से अपना जो फील्ड है उसको प्रिपेयर करने की रिगार्डिंग में, क्योंकि उनके पास में 1 मंथ का जो समय है वो होता है, तो 1 मंथ के अंदर उनको अपना रबी को वहाँ पे रबी की जो क्रॉप है उसको भी स्टार्ट करना है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑलरेडी हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी है, उन सभी के बारे में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे फेक डॉक्टर के बारे में है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्टिकल 19 के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि आर्टिकल 19 क्या है स्टूडेंट्स। आर्टिकल 19 में आपको देखने के लिए मिलता है कि बेसिकली आपके द्वारा जो बिजनेस को जो कंडक्ट करने का जो पावर है, जो फंडामेंटल राइट है, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। बट कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर एजुकेशन एज ए क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे एजुकेशनल डिग्री होना इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 19 के अंदर में। तो आर्टिकल 19 के अंदर कौन सा ऐसा क्लोज है जिसके अंदर में डिफाइन किया गया है राइट टू कंडक्ट बिजनेस, ट्रेड, उन सभी के रिगार्डिंग में, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल द रिलेटेड टू द आर्टिकल 19। यहाँ पे कोई डॉक्टर था, उसका डिग्री फेक है, जिनके द्वारा यहाँ पे अबॉर्शंस है, इलीगल अबॉर्शंस है, उनको कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है, प्रीनेटल जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, उसके रिगार्डिंग में जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसका मेन मोटिव यही है कि जो सेक्स सिलेक्शन जो टेक्निक्स है उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे कोई भी अबॉर्शन है वो ना किया जाए। चिल्ड्रन का जो यहाँ पे जो डिटेक्शन है वो ना किया जा सके कि चाइल्ड है या बेसिकली गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, उनके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है वो ना शेयर किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग में आपको PCPNDT एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके द्वारा ऐसी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जिनको अबॉर्शन किया गया है, एक फेक डॉक्टर है जो आर्टिकल 19 के अंदर एजुकेशन एज ए क्राइटेरिया या एजुकेशन डिग्री है वो होनी चाहिए अगर आपको किसी भी प्रोफेशन को कैरी आउट करना है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में है, तो आप देखिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली वो स्टेट्स हैं जिनका यहाँ पे हिली एरिया होता है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। और अगर हम बात करें कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बैकवर्डनेस है वो आपको देखने के लिए मिलती है, काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस है, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनका शेयर काफ़ी ज़्यादा है, तो उन स्टेट्स को यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है वो दिया जाता है। जिसमें हमारा जो 5th फाइनेंस कमीशन है, 5th फाइनेंस कमीशन जो गाडगिल है, गाडगिल फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे गाडगिल फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है कुछ स्टेट्स को दिया गया था, जिसके अंदर हमारे जो हिली स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इसके अलावा हमारा हिमाचल प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो 8 स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड है। और आप देखिए कि न्यूली जो तेलंगाना है उसको यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो दिया गया। बिहार गवर्नमेंट का ये डिमांड है कि हमको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो दिया जाए, जिसके अंदर सेंटर के द्वारा मोर जो फंडिंग है वो की जाती है, मोर जो कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसके अंदर में जो 90% जो फंडिंग है वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा कैरी आउट की जाएगी, 10% जो है स्टेट के द्वारा उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो 5th फाइनेंस कमीशन गाडगिल फॉर्मूला के थ्रू एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, जिसके कुछ क्राइटेरिया हैं, हिली टेरेन हो, टेरेन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से, या लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ अपना एरिया शेयर करता हो, ट्राइबल कम्युनिटी का जो साइजेबल पॉपुलेशन हो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, ऐसे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो दिया जाता है। आप देखिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो 8 स्टेट्स हैं उन सभी को है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड जो हिली टेरेन के परस्पेक्टिव से हैं। और आप देखिए कि हमारा जो तेलंगाना है उसका बैकवर्डनेस की वजह से उसको ऐड किया गया तेलंगाना को। आप देखिए अगर हम तेलंगाना मूवमेंट के बारे में भी बात करें तो तेलंगाना का जो मूवमेंट है वो भी आपको बैकवर्डनेस डेवलपमेंट ना होने की वजह से एक अलग से स्टेट्स है उसके डेवलपमेंट की बात की गई थी। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स उड़ीसा के रिगार्डिंग में। बेसिकली ये मेज है, मेज के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जिसको हम मक्का, बेसिकली हिंदी में इसको मक्के के नाम से जानते हैं। तो मेज को बेसिकली यहाँ पे येलो गोल्ड भी बताया गया है। तो उड़ीसा के अंदर एक एरिया है जो दंडकरण का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। जिस डिस्ट्रिक्ट के अगर हम नाम के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने के लिए मिलता है नाबारंगपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर कैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को यूज़ करते हुए उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया। तो आप देखिए कि ये ऐसा एरिया है, नाबारंगपुर के एरिया के बारे में अगर हम बात करें, जो दांडेकरण का रीजन है
ये बेसिकली उड़ीसा का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है जो छत्तीसगढ़ के साथ अपना एरिया शेयर करता है। इसके अलावा जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उनके तेलंगाना के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। तो यहाँ पे जो पॉवर्टी लेवल है काफ़ी कम हुआ करता था, ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे पाई जाती थी। काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस समय में हमारा जो ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, जो प्रेजेंट समय में बांग्लादेश है, उसके साथ अपना एरिया शेयर करते थे, वहाँ से माइग्रेट करके जो लोग आए थे। तो स्टूडेंट्स उन्हीं के रिगार्डिंग में उस एरिया के अंदर जो पॉवर्टी जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा था, गरीबी काफ़ी अधिक हुआ करती थी। पर प्रेजेंट समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को यूज़ करते हुए वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको यूज़ करते हुए इन एरियाज़ को डेवलप किया गया है। मेज़ के रिगार्डिंग में, मेज़ का जो यहाँ पे जो मक्का है, मक्के की फसल के रिगार्डिंग में काफ़ी अच्छा है। एक तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो उड़ीसा का जो एरिया है, इसको आप देखें कि जो साइक्लोन्स हैं उनसे जो विंड्स हैं वो फेस करनी होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन होता है इस स्टेट के अंदर में। बट इसका लोकेशन साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर होने की वजह से, छत्तीसगढ़ के साथ अपना एरिया शेयर करने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है जो वेदर की कंडीशंस हैं उनसे, और इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है। यहाँ पे मेज़ का जो प्लांटेशन है या मेज़ का जो प्रोडक्शन है उसी के रिगार्डिंग में, तो उस मेज़ का जो प्रोडक्शन है उसी के बारे में बताया गया है डांडीकरण के इस रीजन के अंदर में कि कैसे वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मणिपुर का जो एरिया है, मणिपुर के अंदर में एक ट्राइबल कम्युनिटी का एक फोरम है जिसको हम इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर फोरम के नाम से जानते हैं। इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर फोरम के नाम से हम जानते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे कुकी एंड जो नाम का जो कम्युनिटीज़ हैं, कुकी एंड जो नाम का जो कम्युनिटीज़ हैं उनका ये फोरम है, जिसके द्वारा कुछ एरियाज़ के अंदर अपना जो सेल्फ रूल है उसको डिक्लेयर किया गया है। आप देखिए कि मणिपुर के अंदर कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट है, एथनिक कन्फ्लिक्ट वहाँ पे होने की वजह से काफ़ी सारा जो डिवाइड है मणिपुर के अंदर देखने के लिए मिला है। मणिपुर का जो लोकेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह आपको इसका जो मैप है वो देखने के लिए मिलता है। सेंट्रल पार्ट जो वैली का जो पार्ट है उसके अंदर में जो 60% के आसपास पॉपुलेशन पाई जाती है, जिसमें मैती जो कम्युनिटीज़ हैं उनका डोमिनेशन देखने के लिए मिलेगा वैली के एरिया के अंदर में। अगर हम हिली एरियाज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे बैकवर्डनेस है, उसके अंदर कुकी एंड जो कम्युनिटीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स यहीं पे कन्फ्लिक्ट होने की वजह से कुकी जो एंड डेट मैतीज में आपस में जो यहाँ पे इस शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो रेज हुआ था। तो कन्फ्लिक्ट होने की वजह से वहाँ पे एथनिक वायलेंस है वो इमर्ज हुआ, काफ़ी कुछ वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो सब देखने के लिए मिला। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो कुकी एंड जो का डोमिनेटेड इंडिजीनियस जो ट्राइबल फोरम है उनके द्वारा अपना जो एरिया है उसको डिक्लेयर किया गया है एज ए पैरेलल गवर्नमेंट के द्वारा, जिनका कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। गवर्नमेंट का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इसको बेसिकली यहाँ पे जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जा सके, जिससे कि वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो सके। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। एक स्टेट स्पॉन्सर जो फंडिंग है उसके बारे में भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर्स है, कॉरपोरेट सेक्टर का यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग है उसके रिगार्डिंग में एक इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है, जिसको यूपीए गवर्नमेंट के समय स्टार्ट किया गया था। उसके बाद का जो लेटर फेज है जिसमें जब नई गवर्नमेंट पावर के अंदर में आती है उनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर एफसीआरए नाम का जो एक्ट है, एफसीआरए जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो एफसीआरए को यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव वे में अमेंड किया गया, जिसके अंदर पॉलिटिकल फंडिंग है जिसके लिए अलाउ किया गया, जो हमारे फॉरेन के जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है उसको भी अलाउ किया गया एज ए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर में। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो यहाँ पे एलिजिबल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिगार्डिंग में, तो सेक्शन 29A के अंडर में पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 29A है उसके अंदर में यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर होनी चाहिए। इसके अलावा जिसने लास्ट इलेक्शन के अंदर में, चाहे वह स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो या यहाँ पे हमारा जो जनरल इलेक्शन हो, उसके अंदर 1% वोट है उनको सिक्योर किया हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिगार्डिंग में जो फंडिंग है उसको रिसीव करने के रिगार्डिंग। तो उसी के खिलाफ में एक PIL पेटिशन है उसको फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
उसका जो सुनवाई है वो किया गया है, उसके रिगार्डिंग में जो जजमेंट है अभी डिलीवर नहीं किया गया। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में कि कैसे यहाँ पे ये बेसिकली जो हमारा राइट टू नो का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 19 के अंदर में, आर्टिकल 19 के अंदर आपको पावर है राइट टू नो का कि आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको जान सकते हो। और इस तरीके से जो अनोनिमिटी क्रिएट की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के द्वारा में, जो अनोनिमिटी क्रिएट की गई है, जो पीपल्स को यहाँ पे जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। राइट टू नो के थ्रू जो लोग हैं उनको जानना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे जो फंडिंग का जो पैटर्न है वो क्या है, किसके द्वारा जो फंडिंग है वो की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट के रिगार्डिंग में भी एक टॉपिक है, वो न्यूज़ के अंदर में था, एक आर्टिकल न्यूज़ के अंदर में था, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जस्टिस रोहिणी कमीशन है 340 आर्टिकल के अंडर में, जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, जिनको बेसिकली यहाँ पे ओबीसी का जो स्टेटस है वो दिया गया है, उनको सब कैटेगराइजेशन के रिगार्डिंग में जस्टिस रोहिणी कमीशन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी बात करें तो उनको भी यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन के रिगार्डिंग में जो टॉपिक है उसको रेज किया गया अभी एक इलेक्शन के दौरान में, तो उनका भी जो सब कैटेगराइजेशन है वो जरूरी है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे अगर हम बात करें ओबीसी के अंदर में, चाहे अगर हम बात करें यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर में, तो उन्होंने जो रिजर्वेशन है उसका अच्छे से बेनिफिट है उसको यहाँ पे रिसीव किया, उस बेनिफिट को रिसीव किया। बट सभी कम्युनिटीज़ को ना होने की वजह से तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सभी कम्युनिटीज़ को बेसिकली यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे सभी लोगों का इंक्लूसिव वे में यहाँ पे बेनिफिट है वो हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ है चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया का जो फर्स्ट वैक्सीन है उसको यहाँ पे अप्रूव किया गया है फूड एंड ड्रग का जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है उनके द्वारा में। आप देखिए कि यूके का जो एक इंस्टीट्यूशन है जिनके द्वारा यहाँ पे चिकनगुनिया का जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया। 2004 एंड 5 के समय जो चिकनगुनिया है वो यहाँ पे इमर्ज हुआ था, उसके जो कंटिन्यूस केसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एडिस एन्सेफेलाइटिस नाम का जो यहाँ पे मॉस्किटो है उसके द्वारा इस चिकनगुनिया को स्प्रेड किया जाता है, जिसके अंदर आपको जॉइंट पेन है वो सब देखने के लिए मिलता है। अगर हम चिकनगुनिया के वैक्सीन के बारे में बात करें तो प्रॉपर कोई वैक्सीन नहीं था अभी तक, प्रॉपर कोई वैक्सीन नहीं था। जो भी सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता था पेशेंट का, और जिसके अंदर जॉइंट पेन है वो मैक्सिमम देखने के लिए मिलता था। चिकनगुनिया जो बेसिकली आपको अफ्रीकन जो कंट्रीज है, आप देखिए कि हमारा जो इक्वेटर का जो रीजन है जिसके अंदर अफ्रीका है, तो अफ्रीका के अंदर ये मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके बिहाइंड में वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं। वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे 10 to 5 डिग्री जो नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर है उस रीजन के अंदर कंटिन्यूस रेनफॉल होने की वजह से यूनिफॉर्म रेनफॉल है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर भी है वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर। तो उसी की वजह से वहाँ पे अनबियरेबल कंडीशंस के अंदर में काफ़ी सारे जो मॉस्किटो रिलेटेड जो आपको जो डिजीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चिकनगुनिया। उसकी जो फर्स्ट वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया है, कुछ पर्सनस के ऊपर भी ह्यूमन ट्रायल है उसको भी वहाँ पे कैरी आउट किया गया। अभी आप देखिए कि जो अफ्रीकन के जो कंट्रीज़ हैं, जो एशियन जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चिकनगुनिया के केसेस देखने के लिए मिलते हैं, उनको ये बेसिकली कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बेसिकली यूके के ट्रिप के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने जो लेबर पार्टी के जो बेसिकली यहाँ पे लीडर हैं, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके साथ में उन्होंने अपनी जो मीटिंग है वो की है। उन्होंने इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया कि कैसे जो नए आयाम हैं, जो नए एरियाज़ हैं जिनको यहाँ पे नए सेक्शंस के अंदर में इंडिया यूके का जो पार्टनरशिप है वो इम्पोर्टेंस है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या काफ़ी कुछ है जिन एरियाज़ के अंदर में जो डिस्कस है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें स्टूडेंट्स, तो विंडफॉल टैक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो विंडफॉल टैक्स बेसिकली क्या है। विंडफॉल टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। आप देखिए कि कोई भी ऐसा मार्केट का ऐसा कंडीशन डेवलप होता है जिसके अंदर जो ऑयल कंपनीज हैं, जो क्रूड ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, इनके ऊपर ये विंडफॉल टैक्स है वो लगाया जाता है। तो ऑयल कंपनीज को बेसिकली अनप्रेसिडेंट जो बेनिफिट है उसको रोकने के रिगार्डिंग में जो प्रॉफिट हुआ है उनको मार्केटिंग कंडीशन की वजह से, उस समय जो विंडफॉल टैक्स है उसको गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में है, इंडिया के अंदर एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। अब एफपीआई बेसिकली क्या है, एफपीआई के अंदर आप देखिए कि बाहर के जो लोग हैं, एफडीआई अलग है, एफपीआई आपको जो डिफरेंट है वो देखने के लिए मिलता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट
या इसको FII के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे हॉट मनी के रूप से भी जाना जाता है। हॉट मनी की इस वजह से कि इनके द्वारा यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के अंदर जो भी इनको बेनिफिट रिसीव होगा उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ से जो मनी है उसको विड्रॉ करेंगे, दूसरे एरिया के अंदर ये दूसरे कंट्री के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल कॉल्ड द FPI या FII के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इंडिया के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, इसको हॉट मनी के नाम से भी हम जानते हैं FPI को। RBI के द्वारा जो अनसेक्योर्ड लोन्स हैं, अनसेक्योर्ड लोन्स जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं, जो NBFC हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का जो कोशिश है वो किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमी। 2-3 टॉपिक्स और हैं जिनको हम डिस्कस करें। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो मीडिया है जो बेसिकली फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, बट यहाँ पे कोई पावर नहीं है, नोट ए पावर सेंटर नहीं है, स्टेक होल्डर नहीं है। रियल जो पॉलिटिक्स है उसका, रियल जो पॉलिटिकल पावर है उसके अंदर में रियल स्टेक होल्डर नहीं है, बट कंटिन्यूस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के रिगार्डिंग में इनके द्वारा जो अपना इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है उसको कैरी आउट किया जाना चाहिए। इसके अलावा इनके द्वारा कहा गया कि जो फेक न्यूज़ है जो स्प्रेड होती हैं उसको कर्व करने का भी ज़रूरत है। आप देखिए स्टूडेंट्स, फेक न्यूज़ के अलावा कुछ दिन पहले हमने डीप फेक के बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसे डीप फेक है उसको भी रेगुलेशन का ज़रूरत है, कैसे वही प्रेजेंट समय में एक नया जो यहाँ पे जो क्राइसिस है वो क्रिएट कर सकता है। डीप फेक वॉइस भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका जो वॉइस है उसको यहाँ पे मॉडिफाई करते हुए उनका मिसयूज है वो देखने के लिए मिल सकता है। हमारे CGI सर के द्वारा कहा गया कि किसी भी पर्सन का यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है तो उसका जो पास्ट व्यूज़ हैं उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे हायर ऑफिसर के ऊपर बार नहीं है, उसके जो पास्ट व्यूज़ हैं वो कैसे भी हो सकते हैं। यहाँ रिगार्डिंग में है एक हाई कोर्ट के अंदर जो जज है उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में कि उसके जो पास्ट व्यूज़ है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो लॉयर्स हैं उनके द्वारा इनको लिखा गया कि कॉलेजियम के द्वारा जिस पर्सन को यहाँ पे चूज किया गया है उसके जो पास्ट व्यूज़ हैं कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी हैं, कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस कम्युनिटी हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसियान के बारे में है स्टूडेंट्स, आसियान इंडिया का जो डायलॉग है 1992 के समय स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ है जिसके अंदर इंडिया के द्वारा फ्री एंड फेयर जो इंडियन ओशन रीजन है उसके बारे में बात की गई है। फ्री एंड फेयर यहाँ पे ओपन इंक्लूसिव यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन हो, इसके अंदर में डिस्कस किया गया कि इंडिया के द्वारा हमेशा UN क्लोज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी है, उसको हमेशा रेस्पेक्ट किया जाता है। 1982 का ये UN क्लोज है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। अगर हम आसियान के बारे में बात करें तो आसियान बेसिकली एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशन कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं, उनका एक एसोसिएशन है जो 1967 के समय बैंकॉक डिक्लेरेशन के समय एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। लेटर फेज में और भी जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसको ज्वाइन किया गया। आप देखिए कि इसके अंदर में बेसिकली आपको मलेशिया है, मलेशिया के अलावा जो आपको देखिए कि जो म्यांमार है जिसका ओल्ड नेम बर्मा है, बर्मा के अलावा ब्रुनई है, ब्रुनई के अलावा सिंगापुर है, इसके अलावा अगर हम बात करें फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस के अलावा स्टूडेंट थाईलैंड है, इसके अलावा आप देखिए इसके अलावा आपको वियतनाम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। वियतनाम के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको ये बेसिकली एक निमोनिक है, MBBS PTV LIC यहाँ पे एक निमोनिक है जिसको हम यूज़ करते हैं जो आसियान के जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे याद रखने की रिगार्डिंग में। तो M से बेसिकली मलेशिया है, मलेशिया के अलावा आप देखिए कि B से हमने जो म्यांमार का जो ओल्ड नेम है बर्मा, तो यहाँ पे म्यांमार हुआ बर्मा। इसके अलावा ब्रुनई है, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है। इसके अलावा आप देखिए V से वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया और कंबोडिया है। तो ये 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसको हम आसियान के नाम से जानते हैं। इंडिया 92 से इसका एक डायलॉग पार्टनर है। और भी 8 कंट्रीज़ हैं इसके जो डायलॉग पार्टनर के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि कौन कौन से 8 कंट्री हैं। इंडिया, चाइना है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड जापान है। इसके अलावा US एंड रसिया है। रसिया के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज ऑल द 8 कंट्री डेट वाज द पार्ट ऑफ द दिस डायलॉग पार्टनरशिप। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंटी पायरेसी, यहाँ पे जो सेकंड एंटी पायरेसी पेट्रोल है इंडिया के द्वारा जो गल्फ ऑफ ग्वेना है जो कि बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है, अटलांटिक ओशियन के अंदर में।
तो उसको इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे कैरी आउट किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पायरेसी के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पे भी जो पायरेसी है वो देखने के लिए मिलती है। तो जिबूती जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वहाँ पे कैरी आउट किया गया था। जिबूती जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको कैरी आउट किया गया है, जिसको जेदा कोड ऑफ कंडक्ट के रूप से भी हम जानते हैं। जेदा कहाँ है, ये आपको अरेबिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जिबूती कहाँ है, जिबूती बेसिकली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। जिबूती जिसको हम बेसिकली सीड के नाम से जानते हैं, और जिबूती के अंदर चाइना का भी एक जो डिफेंस फोर्सेज का एक बेस है वो सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़पेपर जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।